हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, केवाईसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, केवाईसी एक बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, जिसमें कि हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम। आईबीएफ ने अलग से भी केवाईसी का एग्ज़ाम रखा हुआ है। जो लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हार्डली 1600 रुपीज़ का उसका एग्ज़ाम का पेपर कॉस्ट है, तो वो दे सकते हैं। और बुक नियर अबाउट 3 या 400 रुपीज़ की आती है इसकी। तो बुक पढ़ने से अच्छा आप मेरी अगर ये वीडियो लेक्चर सुन लेंगे तो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे ओल्ड 10 साल पुराने क्वेश्चंस ऐड करें, तो इन्हीं से ही आपका वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे ये 2-3 वीडियो पार्ट्स देख लेंगे तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखने लग गए होंगे, बट मैं बोलूँगा तो वैसे भी आप सुन सकते हैं अगर स्क्रीन पे ना देखना चाहें तो। एनहांस ड्यू डिलिजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर, मतलब ऐसे कौन से केस हैं जहाँ की कोई एनहांस ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। एनजीओज़ हैं जो कि यूएनओ के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पब्लिश लिस्ट ऑफ, ये मतलब क्या लिस्ट पब्लिश करते हैं, तो ये सैंक्शंस की लिस्ट पब्लिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग बाय एएमएल सीएफटी सेल। तो एएमएल सीएफटी सेल एसबीआई का जयपुर में है। तो वो क्या काम करता है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जितनी होती हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। फॉर हाउ लॉन्ग द स्मॉल अकाउंट शेल रिमेन ऑपरेशनल, तो ये रहना चाहिए 1 साल तक। इसके आगे आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉर 1 ईयर। मतलब स्मॉल अकाउंट 1 साल तक चलेगा, उसके बाद में अगर वो केवाईसी फुलफिल कर देता है तो तब आपने जो है क्या करना है, उसको चेंज कर देना है अकाउंट को। ठीक है, क्योंकि स्मॉल अकाउंट में आप बहुत ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते। पीईपी क्या होता है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं, जो नेता और उनके रिलेटिव्स और इस तरह होंगे, तो वो सब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूसीआईसी। यूसीआईसी क्या है कि एक हम कस्टमर को यूनिक नंबर देते हैं जिससे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आरबीआई की अलग तरह से अलग है और बैंक की तरह से अलग है, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। हु इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस केवाईसी एएमएल सीएफटी रेगुलेशन इन बैंक। तो इफ़ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स आर सेल, मगर अगर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे मान लो बैंक का काम क्या है, लेन देन का, डिपॉजिट और लेंडिंग का, लेकिन अगर वो इंश्योरेंस सेल कर रहा है और उसकी केवाईसी का प्रॉब्लम है, तो वो थर्ड पार्टी जिसका इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो केवाईसी देखेगी उसकी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है, एक डिजिटल रिकॉर्ड्स टाइप के होते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ सीआरसी लो रिस्क फॉर एन इंडिविजुअल एंड एंटाइटी। देखो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी बात आएगी लो रिस्क की, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है 10 साल। लो है तो 10 साल, मीडियम है तो 8 साल और हाई है तो 2 साल। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जब आप खाता खोलते हैं तो आप अपने आधार कार्ड वगैरह देते हैं, जो कि केवाईसीज होती हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद दोबारा लेते हैं, सो दैट आपका पता लग सके कि आपका एड्रेस वगैरह तो चेंज हुआ है कि आप वहीं पे ही रह रहे हैं, इसलिए वो बार बार की जाती है। लेकिन ये लो रिस्क कस्टमर के केस में 10 साल में की जाती है, हाई में 2 साल और मीडियम में 8 साल। ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, तो एसबीआई का जयपुर में है, बाकी बैंक्स का अलग अलग हेडक्वार्टर में होता है। ठीक है। जैसे किसी का बॉम्बे है, किसी का कहीं और है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में स्टेप्स कौन से, तो प्लेसमेंट, लेयरिंग और लास्ट क्या है, इंटीग्रेशन है। प्लेसमेंट मतलब पहले पैसे को ठिकाने लगाएंगे, फिर उसके ऊपर और ज़्यादा ट्रांजेक्शन करके लेयर्स कर देंगे ताकि वो ट्रांजेक्शन छिप सके, और फिर इंटीग्रेशन मतलब जहाँ उसको पहुँचाना होता है तो वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ठीक है। ऐसी कौन सी ऑब्लिगेशन है जो कि पीएमएलए एक्ट के अंडर नहीं है, तो वो है कि नो अकाउंट इज़ ओपन, मतलब कोई खाता खोल रहे हैं तो वो इस ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एएमएल सीएफटी स्ट्रक्चर में कौन होता है, जीएम एएमएल सीएफटी। ये मैंने आपको एसबीआई के अकॉर्डिंग बताया। जो लोग प्रमोशनल एग्जाम दे रहे हैं तो वो ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। व्हाट इज़ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि इलीगल मनी को लीगल करना। मैलिशियस या हार्मफुल सॉफ्टवेयर टू स्टील ट्रांजेक्शन डाटा इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, मालवेयर बोल देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन एज पर पीएमएलए गाइडलाइन। कैश ट्रांजेक्शन मोर देन, देखो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की जो ट्रांजेक्शन होगी तो वो आपको क्या करना है, CTR बोलते हैं उसको, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। वो कहाँ सबमिट करनी होती है आपको, FIUIND के पास सबमिट करनी होती है। ठीक है। मिस्टर एक्स इज़ अ नॉन अकाउंट होल्डर हैज़ अप्रोच्ड योर ब्रांच
फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंसेस। तो आप क्या करेंगे, CIP मतलब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करेंगे, उससे KYC वगैरह लेंगे ताकि ये पता लग सके कि ये बंदा कौन है और कौन ये रेमिटेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, कल की डेट में ये ना हो कि कोई टेररिस्ट आपके बैंक्स को यूज़ करके और कोई ट्रांजेक्शन कर जाए। लास्ट स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। नॉट अ कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ बैंक कस्टमर एक्सेप्टेंस, तो ये अकाउंट होल्डर ऑफ अदर पोस्ट ऑफिस, तो ये कस्टमर नहीं होगा बैंक का। नॉट टू बी ट्रीटेड एज PEP किसे नहीं मानेंगे हम, तो जो ब्रांच मैनेजर डीलिंग विद द PEP कस्टमर इज़ नॉट अ ट्रीटेड एज PEP। टेररिस्ट फाइनेंसिंग में आल्सो भी कैरिड ऑन यूजिंग लेजिटिमेट मीन्स, तो सही है। देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी की, तो वो लेजिटिमेट ही हो सकता है वो टेररिस्ट का अकाउंट हो, तो इसलिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी हो सकती है, आपको नहीं पता उस चीज़ का, तो यही इसलिए आंसर इसका ट्रू है। ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग फॉर कस्टमर क्या है, अल्टरनेट चैनल वगैरह। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ डाटा पहले से ही रखा होता है, अगर उस नाम से नाम मैच कर रहा होता है तो भी थोड़ा सा डाउट हो जाता है ना। तो ये लिस्ट वगैरह कौन पब्लिश करते हैं, जैसे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, FIU वगैरह बनाई हुई हैं, तो वो लिस्ट ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये पब्लिक इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी तरह की होती है, जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम है, ये सारी क्या है, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। ठीक है, पेनल्टी फॉर क्लोजर ऑफ सेविंग अकाउंट, देखो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, किसी बैंक में 7 डेज़ है, किसी में 14 डेज़ है, तो ये आपने बैंक के अकॉर्डिंग देख लेंगे। कैन नॉन अकाउंट होल्डर गेट्स डिमांड ड्राफ्ट, क्या एक नॉन अकाउंट होल्डर DD बनवा सकता है, DD होता है डिमांड ड्राफ्ट, बनवा सकता है, कैश में बना सकता है, लेकिन उसकी रेस्ट्रिक्शन है 50,000 रुपये से कम का बनवा सकता है, 50,000 से 1 रुपये कम का भी बनवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए, ऊपर कहता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसपे कि कोई डेडिकेटेड ऑफिस है, ना एम्प्लॉई है, कोई ना तो कोई मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, ना कुछ भी नहीं है, तो उसको बोल देते हैं शेल कंपनी। ऐसी कंपनी को बोलते हैं शेल कंपनी, जो कि जिसका ना तो कोई एम्प्लॉई होता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, वो सिर्फ कागज़ों में होती है, दिखावे के लिए। ठीक है, 27 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ट्रांजेक्शन करता है और एम्प्लॉय को डाउट होता है, तो ये किस तरह की ट्रांजेक्शन हो जाएगी, BA बिजनेस एसोसिएट टाइप की STR हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आपके पास कोई आदमी है और उसका नाम जो है नेगेटिव लिस्ट बैंड इंडिविजुअल्स में दिखा रहा है, लेकिन आपने जब मैच किया उसका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम वगैरह, तो वो सही नहीं थे, तो वो क्या हुआ, वो आपका डाउट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको, या टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों में ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ सब्जेक्टिव STR, तो वॉच लिस्ट कोई सब्जेक्टिव STR का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको क्या है कि कोई NEFT वगैरह करवा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या हो रही है, नॉट अ कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ सिस्टम जनरेटेड STR, तो ये क्या है, BA इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नॉट अ कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ सब्जेक्टिव STR, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, वॉच लिस्ट से नहीं होता। ठीक है, आपको अगर ये 33 क्वेश्चन में आइए, अगर कोई FDR वगैरह बहुत ज़्यादा बनवा रहा है या डॉक्यूमेंट्स फोर्ज वगैरह कर रहा है, तो इस पर सस्पिशन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, STR फाइल करेंगे। जब भी आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको कोई सस्पिशियस होगा, तो STR आपने फाइल करने दिए हैं। ठीक है, और STR का सोर्स मीडिया रिपोर्ट्स कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर मीडिया में आ गए कि इस आदमी ये करोड़पति हो गया, ये ऐसा है, तो उसके ऊपर आप कोई STR फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बेनिफिशियल ओनर ऑफ अ लीगल एंटिटी। देखो फ्रेंड्स, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, जो कि जिसके बाद 15% से ज़्यादा का ओनरशिप होती है, तो ऐसा जो नॉन इंडिविजुअल होगा तो वो बेनिफिशियल ओनर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टिपिंग ऑफ ये होता है कि मान लो आपको किसी की ट्रांजेक्शन पे शक है, तो आप उसको बताएंगे नहीं, आप चुपचाप उसकी STR फाइल कर देंगे, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसका पता लगता रहेगा। तो टिपिंग ऑफ होता है कि किसी को आपने बताना नहीं है कि
ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो और आपकी जो है कोई इंक्वायरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जब भी कोई नॉन होम ट्रांजेक्शन ब्रांचेस आर पुटिंग होल्ड ऑन द अकाउंट सस्पिशियस रीजन, दे आर इन सच केसेस हैव टू रिपोर्ट टू AML CFT डिपार्टमेंट। हाँ, तो वो होल्ड लगा सकते हैं अगर उनको कोई सस्पिशियस का रीज़न भी होना चाहिए। ठीक है। डार्क वेब क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ सीक्रेट, कोई ग्रुप वगैरह इस तरह का होगा तो उसको डार्क वेब बोल देते हैं। सीक्रेट वेबसाइट्स होती हैं वैसे बेसिकली ना। सीक्रेट वेबसाइट्स इन द सेंस कि जैसे देखो टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए भी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ उनको भी एक तरह से ऑफ़र दिया जाता है कि आप इतना पैसा देंगे हम आप हमारे टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करने। तो इस तरह की वेबसाइट्स को बोल देते हैं डार्क वेब। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफाइंड बाय बैंक्स कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी विच इज़ एन की एलिमेंट ऑफ KYC ML CFT पॉलिसी ऑफ द बैंक। तो ये होता है कैप बेसिकली क्या होता है? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, मतलब आपने कोई भी कस्टमर का खाता वगैरह खोलना है तो उससे पहले उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। ठीक है। CIP CAP वगैरह KYC में आगे थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टैक्स हेवन्स क्या होता है? टैक्स हेवन ऐसी जगह होती है जहाँ की इनकम टैक्स वगैरह पे छूट होती है। जैसे कि स्विस बैंक में खाता खोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कोई टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ता है, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं करोड़ों में जिनके पास पैसा होता है तो स्विस बैंक में खाता खोल लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेयरिंग प्रोसेस इन मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? तो इलिसिट प्रोसीड्स को छुपाने के लिए बार बार जो ट्रांजेक्शन करके उसको दबाया दिया जाता है अपनी जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो, तो उसको लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो एक टेररिस्ट का खाता है, उसमें वो क्या कर रहा है? 50,000 50,000 50,000 रोज ऐसे जमा करता जा रहा है ताकि जैसे ही जब 1 करोड़ हो तो मैं दूसरे खाते में जो एक्चुअल टेररिस्ट का खाता है जहाँ उसने भेजना है तो वहाँ भेज सके। तो इसमें वो क्या कर रहा है? बार बार छोटी छोटी अमाउंट जमा करता जा रहा है ताकि कोई मॉनिटरिंग ना हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मेजर रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ KYC। इससे क्या हो सकता है? कंप्लायंस और लीगल रिस्क हो सकता है, रेपुटेशन रिस्क भी हो सकता है। ठीक है। शेल कंपनी क्या होती है? देखो फ्रेंड्स, शेल कंपनी ऐसी होती है जिसका कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है। हवा में जो कंपनी हो, जिस ना एम्प्लॉई हो ना कुछ भी ना हो। नेक्स्ट क्या? कंडीशंस फॉर स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट की कंडीशंस ये होती है कि उसको 1 साल के अंदर जो है KYC डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर देने होते हैं और उसमें वो कोई बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है? फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है? पहले कोई भी बड़ा क्राइम करने से पहले छोटा क्राइम करते हैं, उससे पैसा जो आता है उससे फिर बड़ा क्राइम करते हैं। एक फॉर एग्जांपल देखिए, किडनैपिंग करी, उससे पैसा आया, उससे फिर क्या करा? टेररिस्ट फाइनेंसिंग करी और फिर कहीं पे जो है बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट कर दिया। किसी कस्टमर की कैटेगरी हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, ये सब जो है ये रीजनेबल ग्राउंड्स पे होते हैं। जैसे कि जो काम कर रहा है बंदा, कहाँ रहता है, वो सब चीज़ें, उन सब ग्राउंड्स पे जो है इसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है। अब RBI ने अलाउ कर दिया है वीडियो KYC करने के लिए। ठीक है। कैसीनो को रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है क्योंकि देखो कैसीनो में जो भी काम होता है वो हार्ड कैश में होता है और बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, तो इसलिए FATF गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैसीनो में जो है रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है। नॉन फेस टू फेस कस्टमर कौन से हैं? जो कि ब्रांच में कभी आए नहीं है या बहुत कम आते हैं और जिनको कि पर्सनली नहीं जानते होते हैं। ठीक है। कैन देयर बी अ बेनिफिशियल ओनर फॉर अ कस्टमर अकाउंट? यस। बेनिफिशियल ओनर मैंने बता दिया कि जिसके पास 15% से ज़्यादा पैसा होगा। LQ क्या होता है? क्वेरी जो कि लेटर से रिसीव होती है। जैसे मान लो आपको ये इस क्वेश्चन में कह रहा है पुलिस स्टेशन से कोई इंक्वायरी आई है किसी कस्टमर की, तो वो सस्पिशन रेज कर रही है तो आप STR फाइल करेंगे तो वो किस तरह की लेटर बेस्ड क्वेरी हो जाएगी। ठीक है। 56 क्वेश्चन पे आएंगे। दो विच STRs आर सेंड टू FIU IND। तो सारी STR आपने जो FIU IND को भेजनी है उसके बाद में स्क्रूटनाइज होगा, उसके बाद में ये कहाँ जाएंगी? आगे जाएंगी। बेनामी अकाउंट कौन से होते हैं? जिनका कि कोई ना तो देखिए फ़ोटोज़ जो हैं इसीलिए RBI ने मैंडेटरी करा क्योंकि पहले क्या होता था? बेनामी अकाउंट खोल लेते थे फर्जी खाते जिनका कि कोई वजूद नहीं होता था। बेसिकली ये क्या होता है? टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज़ हो रहे थे। क्या ना कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप इन्वॉल्व मोर देन 2 बैंक्स? नहीं जी, सिर्फ 2 बैंकों के बीच में जो होगा तो वो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहलाएगा, या फिर कहीं और बैंक किसी और बैंक से हेल्प ले रहा है किसी और में तो वो कहलाएगी। जैसे नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, वो सारे आपके जो हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एग्जांपल हैं। ये एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें भी एक लेटर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन आई है तो STR आप फाइल जो करेंगे
तो वो लेटर बेस्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक कस्टमर आता है, वो लेन देन करता है, तो उसमें क्या है कि ब्रांच का ऑफिशियल्स को थोड़ा शक होता है उसके ऊपर, तो ये किस तरह की STR फाइल होगी, इसमें EI मतलब एम्प्लॉय बेस्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसमें भी नेगेटिव लिस्ट में उस बंदे का नाम था, और उसके बाद में जब ये चेक करा गया फादर नेम वगैरह वो सब उससे मैच करते थे नेगेटिव लिस्ट से, तो फिर क्या करा गया, कंट्रोलर्स को या फिर AML CFT डिपार्टमेंट से आगे बात करी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखिए, फिर से इस तरह की केस स्टडी आ गई है। फ्रेंड्स आजकल जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, मोस्टली क्वेश्चंस जो है केस स्टडी बेस्ड आते हैं, तो पहले कुछ केस स्टडी दी जाती है, लेकिन आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है कि किस तरह की केस स्टडी है। इसमें भी देखो एम्प्लॉय को शक हुआ है तो EI एम्प्लॉय रेज्ड STR फॉर्म होएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ईच बिजनेस आर डेजिग्नेटेड ऑफिशियल प्रॉपर फॉर द इम्प्लीमेंटेड के, उसको क्या बोलते हैं, MLRO बोल देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। FATF को फुल फॉर्म पूछ रहा है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नीरव मोदी ने जो PNB में कांड वगैरह करा था, तो उसके बाद RBI ने क्या चीज़ बंद कर दी थी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बंद कर दिया है, ठीक है। नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी, किसको रेगुलेट करती है ये, बैंकिंग सेक्टर को। तो प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल डिस्पोजल ऑफ इलीगल मनी और प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आ भी जाता है कि FATF जो मनी लॉन्ड्रिंग का कब से स्टार्ट हुआ था, G7 समिट हुई थी पेरिस में 1989 में, तब से FATF चालू हुआ था, और इंडिया क्या है इसका मेंबर है, ठीक है। पोंजी स्कीम्स क्या होती है, ऐसी स्कीम जो कि आपको बोलते हैं कि आप पैसा लगाओ और रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे, तो उस तरह की स्कीम्स को क्या बोलते हैं, पोंजी स्कीम्स बोलते हैं, ठीक है। एक ये ब्लैक मार्केट पीजो एक्सचेंज स्कीम, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो, ठीक है। पेनी स्टॉक्स क्या स्टॉक्स होते हैं जो कि उनका पैसा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते उनको पेनी स्टॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। व्हेन द अदर ऑप्शनल कस्टमर डिटेल्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ़ रिक्वायर्ड मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर, तो ये होता है कि ऑप्शनल डिटेल्स वगैरह लेते हैं, ये KYC के पर्पज़ के लिए लेते हैं। टिपिंग ऑफ मैंने आपको पहले ही अभी समझा दिया है, ठीक है। STRs 2 तरह की होती हैं, एक तो सिस्टम जनरेटेड होती है और एक कौन सी होती है, सब्जेक्टिव टाइप की होती है। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो कि हमें तंग करते हैं, यही आ जाएगा 4 ऑप्शंस बन के कि STR कितने टाइप्स की होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह की होती है, ठीक है। इंडिया FATF का मेंबर है, हाँ जी यस है। वो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग भी एक स्टेप है KYC उसमें, ठीक है। एक ये 83 में देखिए फिर से आपको केस स्टडी आ गई है, इसमें भी अगर एम्प्लॉय को शक है तो एम्प्लॉय रेज STR रेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो आपका कोई भी केस स्टडी आता है उसमें अगर ये पूछता है कि ये सिचुएशन है और STR फाइल होगी यानी कि हर एक सिचुएशन में STR फाइल होगी, अगर सस्पिशन है, किसी पे भी डाउट है तो ज़रूर रेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन हम बीच में छोड़ रहे हैं, वो अनइम्पॉर्टेंट है, उनको रहने दीजिएगा। हवाला सिस्टम में मनी ट्रांसफ़र होता है तो वो मनी म्यूल्स के थ्रू होता है, तो सही बात है ये देखिए यहाँ पे मीडियम रिस्क लो रिस्क बोल रहा है, तो मीडियम जहाँ भी नाम लेगा तो 8 साल, लो बोलेगा तो 10 साल। ऑब्जेक्टिव टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या है, आइडियोलॉजिकल है, ठीक है। इंटरपोल क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करती है, वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल को दोनों को काम करती है। और अगर मान लो आप ये जो FIIND को, ये क्वेश्चन कई बार आया है 97 वाला, कि अगर आप रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, फ़ाइन आपको कितना पड़ेगा, 10,000 रुपये, मैक्सिमम आपको पड़ेगा 1,00,000 रुपये एक इंस्टेंस पर डे के लिए, और अगर दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो फिर से उतना ही फ़ाइन पड़ने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर नॉन कंप्लायंस करेंगी KYC से तो आपको क्या होगा, एक तो फ़ाइन होगा और दूसरा आपको रेपुटेशनल रिस्क भी होगा, ठीक है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस होता है।
जो STR रिपोर्ट करते हैं आप, वो प्रिंसिपल ऑफिसर को जाती है, लेकिन किसके थ्रू जाएगी? FIIND के थ्रू जाएगी, ठीक है। CRC की जो है हाफ ईयरली इंटरवल्स में होता है ये, टिपिकली एज ऑन 31 मार्च और 30 सितंबर को एवरी ईयर, ठीक है। उपा की फुल फॉर्म पूछी गई है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2002। KYC ये BCs और BFs की करने की किसका वो है? तो वो कौन करेंगे? पेरेंट ब्रांच करेगी, ठीक है। अकाउंट ओपन के बाद में क्या होगा? इसकी कैटेगरी लो या हाई रिस्क करना है तो वो अपने आप लो से हाई कर सकते हैं आप लोग, लेकिन इसको डाउनग्रेड करना आपको नहीं है अलाउड होगा, ठीक है। RBI कितने का आप पे फाइन लगा सॉरी, RBI कितना बोलती है कि प्रीपेड कार्ड्स में PPI, हमने एक ये टॉपिक पहले भी डिस्कस करा है कुछ वीडियोस में, तो उसमें मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए तक आप फीड कर सकते हैं, जिसमें कि KYC कंप्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? FATCA इज एन एक्ट वॉज इनेक्टेड टू टारगेट नॉन कंप्लाइंस बाय US टैक्स पेयर्स यूजिंग फॉरेन अकाउंट्स। तो ये FATCA एक्ट लेके आया गया था, ठीक है। ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया, तो इसमें जो एम्प्लॉय को डाउट है, तो इसमें जो एम्प्लॉय बेस्ड STR होगी, ठीक है। कोविड-19 में जो है फ्रॉड और साइबर क्राइम बढ़े हैं, सही बात है। नेक्स्ट देखेंगे TBML पूछा हुआ है, ये क्या है? आपका ये भी ट्रांजेक्शन ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग होती है। CBWTR क्या है कि क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र जो होते हैं, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी कितनी है? 5 लाख रुपए तक है। मनी म्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो जिनका कि अकाउंट यूज़ करते हैं टेररिस्ट वगैरह। ऐसा होता है कि किसी को बोल देंगे आपकी आपके खाते में 1 लाख रुपए मंगा देता हूँ, आप मेरे को 80,000 दे देना, 20,000 आप रख लेना, तो आप एकदम तैयार हो जाएंगे, और आपको ये नहीं पता है कि वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो उनको क्या बोल देते हैं? मनी म्यूल्स बोल देते हैं, जिन लोगों का एक खाता यूज़ किया जाता है ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होते हैं? नॉस्ट्रो वोस्ट्रो, मैंने पहले एग्जांपल आपको बता दिए है, ठीक है। नीरव मोदी का जब भी नाम आएगा तो PNB और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये 2 वर्ड्स जरूर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन चलो ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक इथीरियम जो है, ये क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन भी एक क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। मनी म्यूल अभी आपको मैंने बताया है ना। मनी लॉन्ड्रिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रेड फाइनेंस में भी बिजनेस में हाई रिस्क होता है। इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने हैं नहीं। एट वट स्टेज ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग इज डन? ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में बी कंडक्टेड प्री इनिशिएटिव स्टेज पे भी चेक कर सकते हैं। मान लो कोई पैसे जमा करने आया, आपको कोई सस्पेशन हो रहा है कि इतनी लार्ज अमाउंट जमा कर रहा है, तो तब भी हो सकता है। तो इसलिए प्री इनिशिएटिव स्टेज पे भी आप उसको रोक सकते हैं। नॉट एन रिपोर्टिंग एंटाइटी, रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर FATF गाइडलाइंस। तो ट्रस्ट जो है ऐसी कोई ऑर्गेनाइज मतलब उसमें नहीं आती है रिपोर्टिंग में, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25,000 रुपये रेमिट करने के लिए आया फॉरेन कंट्री में, आप क्या करेंगे? उसकी आइडेंटिटी वगैरह पहले पूछेंगे। PEP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होता है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है? बैंक में क्या अडॉप्ट है? रिस्क बेस्ड अप्रोच वगैरह करिए। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब होता है? 9 दिसंबर को। शेल कंपनीज क्या होती हैं? जिनका कि कोई वजूद नहीं होता। PMLA एक्ट जो है पूरे इंडिया में लगता है, जम्मू एंड कश्मीर भी मिला के, ठीक है। इंक्लूडिंग एज अ ट्रांजेक्शन एज पर PMLA एक्ट। जो ओपनिंग ऑफ अकाउंट है तो वो, क्योंकि देखो अगर खाता खोल लिया और उससे जो है उसने कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर दी, तो क्या होगा? बैंक को प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए जो है KYC वगैरह पूरी करने के बाद ही बैंक खाता खोलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ KM, ये देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया इसने ऐसे ही घुमा फिरा के। KYC ML CFT पॉलिसी ऑफ द बैंक किस लिए ज़रूरी है? इसीलिए ताकि जो है कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह ना हो जाए।
165 क्या कहता है, नॉट अ मेजर रिस्क फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ KYC। तो लिक्विडिटी रिस्क नहीं है ना। लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली कब होती है, जब आप किसी चीज़ को सेल आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉट अ कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ सिस्टम जनरेटेड STR। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉय इनिशिएटेड। एम्प्लॉय जो इनिशिएट करेगा वो सिस्टम जनरेटेड नहीं है। STR आपकी दो तरह से होती है जनरेट, एक तो सिस्टम जनरेट करता है और एक आप खुद जनरेट करते हैं ना। स्क्रीनिंग बेसिकली क्या होता है कि मान लो नेम स्क्रीनिंग कह रहा है यहाँ पे। नेम स्क्रीनिंग क्या होता है कि एक पहले लिस्ट होती है बहुत सारी सिस्टम में डली हुई, तो उसमें कोई अगर नाम आपका मैच कर रहा है तो सिस्टम एकदम अलर्ट कर देगा आपको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि KYC डे कब मनाते हैं, 1 अगस्त। कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ लेते हैं कि फ्रॉड प्रिवेंशन एंड कंप्लायंस डे कब मनाते हैं, तो वो भी 1 अगस्त ही है। फ्रेंड्स 169 के अराउंड क्वेश्चंस थे, इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, तो मतलब हार्डली हमें जो है 100 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे मिले हैं KYC के रिगार्डिंग इस चैप्टर में। तो होप आपने एंजॉय किया होगा, और काइंडली इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।